जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। तो यूपी और जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बिहार में भी बोल दिया गया है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह के बाद नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ठीक है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में चूंकि क्या है, अब 2027 में चुनाव है, तो 2026-27 के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो जो वैकेंसीज हमें देखने को मिल सकती हैं उनमें पहली वैकेंसी है सुपर टेट प्राइमरी, दूसरी वैकेंसी है यूपी टीजीटी पीजीटी, और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही और सब कुछ सही रहा, भगवान की कृपा रही भोलेनाथ की, तो यूपी सुपर टेट जूनियर की वैकेंसी भी हमें देखने को मिल सकती है 2026 में, जितने समय बचे हैं, और 2027 के शुरू के 2 महीने। अगर इनके बीच में ही नोटिफिकेशन आना होगा तो आ जाएगा, एग्ज़ाम होना होगा तो हो जाएगा। यानी अगले 6-8 महीने उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है उसके अंदर मायने रखते हैं। ठीक है। अब मैं इस वीडियो में आपको इन सभी पर, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, सभी पे जो नॉर्मल जानकारी होती है, यानी जितना आपको पता होना चाहिए, जो बिल्कुल सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उस पर अलग से वीडियोस आ जाएंगी सारे टीचर्स की, उन पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ताकि आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकें। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोगों का यूपी टेट का पेपर अच्छा हुआ होगा, और जो पहले से यूपी टेट पास हैं या सी टेट पास हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो क्या क्या काम करना है, बारी बारी सारे उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात सुपर टेट प्राइमरी। देखिए, मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। मैं बहुत अंदर नहीं घुस रहा हूं किसी भी चीज़ के अंदर। जो पुराने नोटिफिकेशन थे उनके बेसिस पे सारी बातें होंगी। ठीक है। सुपर टेट प्राइमरी की अगर बात करें सबसे पहले, तो सुपर टेट प्राइमरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, पीआरटी टीचर हो गया। तो इसे पास करके जो शिक्षक बनते हैं वो क्लास 1 to 5 को पढ़ाते हैं। और इसमें कौन फॉर्म भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा एजुकेशन में। अब वो बहुत सारे नामों से जाना जाता है, उसको डीएलएड भी कहते हैं, बीटीसी भी कहते हैं। जो लोग बीएलएड करते हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन करते हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास 12th होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी। अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीटीसी ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन और बीटीसी किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। नहीं अगर ये है तो आपका 12th, और अगर आपने एजुकेशन में डिप्लोमा कर रखा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल है, उत्तर प्रदेश की जो प्राइमरी की वैकेंसी होती है, क्या उसमें सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं? और दूसरा, क्या बीएड के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो देखो ये है कि अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीएड के स्टूडेंट सुपर टेट प्राइमरी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के निवासी ऑफ कोर्स ये फॉर्म भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत उनको नहीं होने वाली है। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, देखो, जहां तक पिछले नोटिफिकेशन की बात है उसके अंदर एक क्लॉज था कि आप 5 वर्ष से अधिक उत्तर प्रदेश में रहे हों, है ना, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट थे प्राइमरी के अंदर। बाकी किसी में नहीं है, प्राइमरी में है ये चीज़। ठीक है। अब उसके बेसिस पे क्या हुआ कि कुछ लोगों को जो उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं थे उसके बावजूद उनको नौकरी मिल गई, और कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिली, है ना। तो यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा होगा तो अदर स्टेट के स्टूडेंट इस फॉर्म को शायद ना भर पाएं, लेकिन अगर नोटिफिकेशन में नहीं लिखा होगा तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये मैं छोड़ दे रहा हूं इस बात को कहां पर, ये डिपेंड करेगा कि नोटिफिकेशन की लैंग्वेज क्या है। नोटिफिकेशन की लैंग्वेज क्या है, नोटिफिकेशन की लैंग्वेज क्या है। पुराने आधार पे अगर देखें तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा था, उनमें काफी लोगों को नौकरी भी मिली थी, कोर्ट का केस भी हुआ था। सीटेट का पेपर 1 आपका क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो जो चीज जरूरी है वो क्या है, वो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए प्लस आपका 12th पास होना चाहिए। तो 12th प्लस डिप्लोमा प्लस सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए, या यूपी टेट पेपर 1 पास होना चाहिए। दूसरा क्या है, आपने ग्रेजुएशन किया हो, बीटीसी किया हो, प्लस आपने सीटेट का पेपर 1 या यूपी टेट का पेपर 1 पास किया हो, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे।
जो एज क्राइटेरिया है वो 21 से 40 होता है। ऑफ कोर्स रिजर्व कैटेगरीज को हर जगह छूट मिलती है, तो यहाँ पर भी छूट है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल, जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 15 साल। हालांकि फाइनल जो कैंडिडेट्स हैं 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए आयु, तो वो चीज़ का ध्यान रखना होता है दिव्यांग कैटेगरी के मामले में। तो नॉर्मल बात करें अगर, तो 21 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब आते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पे। अभी आपने देखा कि सिलेबस डिफाइन किया गया था, पर सिलेबस में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। जो पहले सिलेबस था वही सिलेबस अब भी है। तो अगर आप एग्जाम पैटर्न की बात करोगे तो एग्जाम पैटर्न में सीधी सी बात है, कितने क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर? आते हैं 150 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 150 क्वेश्चंस आते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसका डिवीजन ये है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, यानी जो भाषा का सेक्शन है, भाषा कितने नंबर की आती है? 40 मार्क्स की आती है। भाषा कितने मार्क्स की आती है? 40 मार्क्स की आती है। फिर उसके बाद मैथ्स और साइंस, ये दोनों मिलाकर 30 मार्क्स होता है। ये दोनों मिलाकर 30 मार्क्स होता है। करंट अफेयर्स, जीके, ईवीएस, एसएसटी, इनको मिलाकर आपके 40 मार्क्स हो जाते हैं। 40 मार्क्स हो जाते हैं। जो लोग सीडीपी की पढ़ाई करते हैं उसके साथ अगर आपने टीचिंग स्किल और लाइफ स्किल यानी इन तीनों पोर्शन को कर दिया तो ये भी आपके क्या हो जाते हैं? 40 मार्क्स के बन जाते हैं। और फिर रीजनिंग और कंप्यूटर 5-5 नंबर की, यानी 5-5 क्वेश्चन उनके आते हैं। ठीक है, तो हिंदी के 20 क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश के 10, संस्कृत के 10, मैथ्स के 20, साइंस के 10, करंट अफेयर्स एंड जीके मिला के 30 क्वेश्चंस, ईवीएस एंड एसएसटी मिला के 10 क्वेश्चंस, सीडीपी के 10 क्वेश्चन, टीचिंग स्किल यानी शिक्षण कौशल जो होता है उसके 10 क्वेश्चन, लाइफ स्किल एंड मैनेजमेंट इसके भी 10 सवाल आते हैं, रीजनिंग और कंप्यूटर आईटी कंप्यूटर्स मिला के 5 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये पूरा 150 नंबर का आपका क्या है? बाइफर्केशन है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसकी जो मार्किंग है, अभी तक जो सुपर टेट हुए है ना, 68,500 वाले और 69,000 वाले, उनमें वेटेज सिस्टम था। आपका जो रिटन एग्जाम होता है, यानी जो आपका स्क्रीनिंग पेपर होता है, 60% वेटेज उस रिटन एग्जाम का होता है, और जो 40% वेटेज है वो किसका होता है? आपके एकेडमिक्स का, कि आपकी क्या एकेडमिक्स रही है। अब इन 40% में 10% मिलते हैं किसमें? हाई स्कूल में, जो आपने नंबर पाए। जैसे मान लीजिए आपका नंबर हाई स्कूल का रहा कितना? 60%, तो 6 नंबर मिलेंगे आपको। उसी तरह से इंटर में आपने 60% लाया तो 6 नंबर और मिलेंगे, उसका वेटेज भी 10% है। आपका ग्रेजुएशन में भी 60% है तो 6 नंबर और मिल जाएंगे, उसके 18 नंबर हो गए। और टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने 60% एक्वायर किया तो वहाँ के भी 10 हो गए। तो इनका 40% वेटेज होता है और 60% वेटेज होता है जो आप रिटन एग्जाम में स्कोर करते हैं। तो अगर आप 150 में से 120 ले आ रहे हैं, 120 का 60 और उसके बाद इनका 40% जोड़ के आपका टोटल मेरिट बनती है। लास्ट ईयर जो गुणांक बना था, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम गुणांक कहते हैं। लास्ट ईयर जो गुणांक बना था, लास्ट ईयर मतलब लास्ट जो कट ऑफ बनी थी, वो जनरल की 67 पे बनी थी, ओबीसी की 65.5 पे बनी थी, एससी एसटी की 59.5 पे बनी थी। हालांकि तब सीटें 69,000 थी, अभी सीटें उतनी नहीं है। तो ऑफ कोर्स अगर यही प्रक्रिया जारी रही और इसी तरह से वेटेज बना तो गुणांक पे असर पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रक्रिया को ही हटा दिया जाए, तो ये भी नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि क्या नई प्रक्रिया में कुछ और चेंजेस किए जाएंगे, या जिस हिसाब से सिलेबस पुराना रखा गया है तो सारा का सारा पैटर्न भी पुराना रखा जाएगा। इसको और डिटेल में प्रशांत सर ने समझाया हुआ है, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं सुपर टेट जूनियर। सुपर टेट जूनियर कितनी वैकेंसीज है अभी इस पर तो कोई चर्चा है नहीं, लेकिन जिस तरीके से यूपी एलटी ग्रेड में डिसीजन आया और ये कहा गया कि भाई 6 से 8 पढ़ने के लिए सीटेट पास होना या यूपी टेट पास होना अनिवार्य होना चाहिए, और ये एलटी ग्रेड करके जो टीचर बनते हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो वहाँ पर ये बोला गया कि ठीक है हम 6 to 8 को अलग तरीके से देखेंगे। और उसके अलावा एडेड स्कूल जो है उनके अंदर लगभग 24-25 हज़ार के आसपास भर्तियां होनी हैं, तो उनमें ऑफकोर्स कुछ भर्तियां एडेड स्कूल में चलने वाले सहायक अध्यापकों की भी निकल कर आएंगी। पर यह नंबर कितना हो सकता है? हो सकता है ये नंबर 1500-2000 ही हो सकता है ये नंबर
4-5 हज़ार तक पहुंच जाए। तो ये तो जब अध्याचन मिलेगा और इस दिशा में काम होगा तभी पता चलेगा। तो फिलहाल अभी इस पे कितनी सीटें हैं ये तो नहीं पता, लेकिन इसकी तैयारी में टाइम लगता है और लास्ट जो नोटिफिकेशन था उसके बेसिस पर आपको क्या प्रिपरेशन करनी होगी उसको आपको समझना पड़ेगा। सुपर टेट जूनियर की बात करें तो आप ग्रेजुएशन और बीएड अगर आपने किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, या फिर इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन और डीएलएड किया है, डिप्लोमा किया हुआ डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक उसी तरह ग्रेजुएशन और बीटीसी कर रखा है तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हो, 12th और बीएलएड कर रखा है तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। हालांकि इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन आप फॉर्म भर सकते हो। सीटेट का पेपर 2 यहाँ पर क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, ये अनिवार्य है। पूरे भारत से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई आपका जिसको डोमिसाइल बोलते हैं उसका चक्कर नहीं है। ठीक है, एज आपकी होनी चाहिए मिनिमम 21 मैक्सिमम 40, और ऑफ कोर्स रिजर्व कैटेगरी के लिए वही जैसे 3 साल 5 साल 15 साल की छूट थी वो उसी तरह से रहेगी। पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो 150 नंबर का ये पेपर होगा। जनरल पेपर जो लास्ट पेपर हुआ था, जनरल पेपर 50 मार्क्स के होते हैं। इसके अंदर आपके सारी चीज़ें आ जाती हैं, करंट अफेयर्स भी आ जाता है, यूपी जीके भी आ जाता है, एसएसटी भी आता है, साइंस भी आता है, सब कुछ आता है इसके अंदर, और आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक की जाती है। तो 3 तरह के लोग ये फॉर्म भरते हैं। एक, जिन्होंने ग्रेजुएशन में लैंग्वेज पढ़ा हो, आपने हिंदी पढ़ा हो या संस्कृत पढ़ा हो या आपने इंग्लिश पढ़ा हो, तो हिंदी इंग्लिश संस्कृत में से अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में कोई एक किया है तो आप इन सब्जेक्ट से दे सकते हो, इधर हिंदी इधर इंग्लिश और आपका संस्कृत। या आपने अपने ग्रेजुएशन में साइंस से पढ़ाई की है तो साइंस या मैथ से पढ़ाई की है तो आप मैथ और साइंस वाला जो पोर्शन है उसको आप सॉल्व करोगे दूसरे 100 नंबर में। तो 50 नंबर का आपका जनरल पेपर हो गया, 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट हो गया। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में आर्ट्स सब्जेक्ट लिया था या एसएसटी सब्जेक्ट लिया था, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है यहाँ पे कि आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में से कोई पढ़ा हो, ऐसा कोई वहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर आपने आर्ट्स ले रखा है अपने ग्रेजुएशन में तो आप क्या करोगे, एसएसटी से पेपर दोगे, और एसएसटी में भी आपको केवल 2 ही सब्जेक्ट चूज करके पेपर देने होते हैं, चारों से नहीं पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली जैसे हिस्ट्री पॉलिटी आप चूज कर सकते हो, ज्योग्राफी पॉलिटी चूज कर सकते हो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी चूज कर सकते हो, ये है। नेगेटिव मार्किंग यहां भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग यहां भी नहीं है। यूपी टीजीटी की बात करें, अगर मैं लास्ट नोटिफिकेशन की बात करूं, क्योंकि आप देख रहे होंगे मैंने यहां लिखा है व्हाट कैन हैपन इन न्यू नोटिफिकेशन, व्हाट विल बी या व्हाट कैन हैपन इन न्यू नोटिफिकेशन। माइट बी पॉसिबल कि जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है कि आपको सीटेट या यूपीटेट पेपर 2 क्या कर दिया जाए, कंपल्सरी कर दिया जाए, अनिवार्य कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, अनिवार्य कर दिया जाए, कंपल्सरी कर दिया जाए। इट माइट बी पॉसिबल, अभी इस पर पूरी तरह से क्या है, डाउट है। पुराना नोटिफिकेशन क्या था, पुराने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो और आपने बीएड कर रखी हो, सीटेट यूपीटेट नहीं चाहिए था, सीटेट यूपीटेट पुराने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए था। एज आपकी मिनिमम होनी चाहिए 21 ईयर्स, मैक्सिमम इसमें एज नहीं बताई गई थी पर आप मान के चलो कि वो 40 तक मानी जाती है। नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दिया। अब यूपी टीजीटी के पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यूपी टीजीटी का जो पेपर पैटर्न है उसमें 125 क्वेश्चन आते हैं जो 500 नंबर के होते हैं। टीजीटी में, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में, जो 9th-10th को पढ़ाते हैं। ठीक है, 125 क्वेश्चन आते हैं टोटल और इसके 500 नंबर मिलते हैं। एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है और बाकी 62 के आपके 2 पोर्शन होते हैं। अभी आप पेपर देकर आए होंगे। सब्जेक्ट्स की अगर बात करूं तो किन किन सब्जेक्ट्स में टीजीटी में वैकेंसीज आती हैं, तो हिंदी में आती है, इंग्लिश में आती है, संस्कृत में आती है, उर्दू में आती है, म्यूजिक, आर्ट्स, कॉमर्स। बहुत सारे लोग जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता क्योंकि उन्होंने कॉमर्स से पढ़ाई की है, तो यूपी टीजीटी के अंदर कॉमर्स की वैकेंसी वाणिज्य के नाम से अलग से आती है, तो वो एसएसटी में ना अप्लाई करके कहाँ अप्लाई करते हैं, कॉमर्स में अप्लाई करते हैं। सोशल साइंस के अंदर कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, तो यहां पर आपको कॉम्बिनेशन देखना होगा।
हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से कोई 2 विषय आपने पढ़े हो। साइंस बायो का अलग से होता है, बायो का पेपर यहां पर अलग से होता है, जैसे एलटी ग्रेड में भी आपने दिया था वैसे ही। उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स, म्यूजिक, आर्ट्स और भी सब्जेक्ट्स इसके अंदर, होम साइंस, ये सारे सब्जेक्ट हैं। पीजीटी की अगर बात करूं तो पीजीटी में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे ग्रेजुएशन की भी अनिवार्यता मांगी गई है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं। नॉर्मली ऑन जनरल, इन जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका होना चाहिए। सीटेट यूपीटेट नहीं चाहिए, हो सकता है कि नए नोटिफिकेशन में भी ना चाहिए हो। एज मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए। ऑल इंडिया स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैटेगरीज में गिने जाएंगे। वो जो भी आउटसाइड यूपी होगा वो जनरल कैटेगरी में ही गिना जाएगा। जो भी आउटसाइड यूपी वाला बच्चा होगा, चाहे वो किसी रिजर्व कैटेगरी से हो, यूपी के अंदर उसको जनरल में काउंट किया जाएगा। पेपर पैटर्न 125 क्वेश्चंस, 425 मार्क्स। यहाँ पे मार्क्स डिफरेंट हो जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी आपकी नहीं है, ठीक है। अब अगर ओवरऑल शिक्षक भर्ती की बात करें तो देखिए, सुपर टेट प्राइमरी में ऑलमोस्ट 60,000 पदों की बात हो रही है। कुछ के अधियाचन जा चुके हैं, कुछ अभी आपको बाद में देखने को मिल सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में 11,000 के आसपास और ग्रामीण इलाकों में 48,000 के आसपास, लगभग 60,000 के आसपास पोस्ट इसके अंदर है। सुपर टेट जूनियर अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, पर यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी के चुनाव से पहले सुपर टेट जूनियर की वैकेंसी देखने को मिल सकती है? अवश्य मिल सकती है। पूरे चांसेस हैं कि आपको सुपर टेट जूनियर की वैकेंसी देखने को मिल जाए। और यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी, इनका नोटिफिकेशन भी कभी भी इशू हो सकता है। 21,000 पोस्ट हैं दोनों को मिलाकर, शायद 18,3 या 16,5, अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, पर 21,000 पोस्ट हैं। आपको याद होगा मैंने काफ़ी समय पहले आपसे कहा था कि यूपी टीजीटी पीजीटी में 30,000 के आसपास वैकेंसीज आने वाली हैं। वो 30 से 21 इस वजह से हो गई क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज का अधियाचन गया नहीं। हो सकता है आपको फ्यूचर में ये नंबर बढ़ा हुआ देखने को मिल जाए। आपको याद होगा मैंने कहा था सुपर टेट जूनियर की वैकेंसीज भी आएंगी जब एलटी ग्रेड का वो डिसीजन आया था उसके बाद। अभी तक तो खैर नहीं पता है, पर मैं पूरे तरह से श्योर हूँ कि मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर तक आते आते आपको इस वैकेंसी के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अब जो लोग सुपर टेट प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए नए नोटिफिकेशन में गुणांक को जारी रखा जाएगा या एकेडमिक मेरिट हटा दी जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सेकंड प्रॉब्लम है आपकी। पहली प्रॉब्लम यह है कि आपको 150 मार्क्स का एक पेपर देना है, जिसमें अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी, आपको एसएसटी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको ईवीएस भी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको संस्कृत भी पढ़नी होगी, आपको हिंदी भी पढ़नी होगी, आपको जो है वो ईवीएस भी पढ़नी होगी, एसएसटी भी पढ़नी होगी। अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं और आप प्राइमरी देने जा रहे हैं तो आपको मैथ्स भी पढ़नी है, आपको संस्कृत भी पढ़नी है, आपको ईवीएस भी पढ़नी है, कंप्यूटर रीजनिंग सब पढ़ना है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो रिटन पेपर होगा उसमें कई पोर्शन ऐसे होंगे जो आप पहली बार पढ़ने जा रहे होंगे। जैसे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट संस्कृत पहली बार पढ़ेगा, ठीक है, वो 10 नंबर का आएगा, पर वो ऐसा नहीं पूछा जाता है कि आप उसकी तैयारी नहीं कर सकते। तो इस तैयारी को करने में आपको समय लगेगा, ठीक है। सुपर टेट का बैच हम तब अनाउंस करेंगे जब यूपी टेट का रिजल्ट आ जाएगा, या अगर आप हमारे स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे बैचेस ऑलरेडी मिल जाएंगे आपको, लेकिन उनकी क्लासेस अभी नहीं हम स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो बच्चे सुपर टेट जूनियर के लिए जा रहे हो, मुझे कई बच्चों ने पूछा कि सर सुपर टेट जूनियर का सिलेबस बता दीजिए। देखो, सुपर टेट जूनियर के सिलेबस की बात करें, हम यूपी टीजीटी के सिलेबस की बात करें, हम यूपी एलटी ग्रेड के सिलेबस की बात करें, ये सबका सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन होता है, आपको वही चीज़ें पढ़नी होती हैं, लेकिन अप्रोच का अंतर आ जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन के लेवल का क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है, बस इतना ही फर्क पड़ता है। तो आपको तैयारी तो अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि आपको समय लगेगा पढ़ने में। आपको अगर 2 सब्जेक्ट अपने तैयार करने हैं, मान लीजिए मसलन आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं, आपको हिस्ट्री पॉलिटी तैयार करनी है, समय लगेगा दोनों को पढ़ने में। आपको हिंदी पूरी तैयार करनी है, समय लगेगा पढ़ने में। अच्छा है अभी इसके बारे में कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, हो सकता है आपके पास 6 महीने मिल जाए, पर मार्क माई वर्ड, विद इन 6 मंथ, जुलाई चल रहा है ये, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 2027
से पहले पहले आपको ये सारे फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है इनमें से कुछ के एग्ज़ाम भी ऑर्गेनाइज कर दिए जाएं दिसंबर जनवरी में। यूपी की एक खासियत है, यूपी में जाड़ों में ही एग्ज़ाम लिए जाते हैं, दिसंबर जनवरी ऐसे ही एग्ज़ाम होते हैं ज़्यादातर। तो अभी से लग जाओ, है ना, अभी से लग जाओ। हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स के लिए फाउंडेशन बैचेस हैं जिनमें बेसिक से एडवांस तक की पूरी बातें उसके अंदर बताई जाएंगी। कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, कुछ क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी, हो सकता है कुछ क्लासेस आपको पूरी तरह से लाइव मिल जाएं। डिपेंड करता है कि किस टीचर ने कब से अपना जो फाउंडेशन बैच था वो स्टार्ट किया था। जैसे मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, पर मैंने अपने अपने जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड दी हैं, कुछ चीज़ें मैं लाइव जाके उसमें पढ़ाऊंगा, क्योंकि समय हमारे पास कम रहेगा। तो आप रिकॉर्डेड से भी जल्दी जल्दी देखेंगे और लाइव क्लास में हमारे साथ लगातार क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। तो जो भी लोग आप इनमें से किसी भी बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एकदम सही समय है, लग जाइए। और अगले 6 महीने में हो सकता है आपको ये सारी वैकेंसीज देखने को मिल जाएं। वैसे तो देखो भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता है, लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं, जो एक दिख रहा है कि आगे आने वाले 6 महीनों में ये चेंजेस हो सकते हैं, तो वो उसके आधार पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल करके फाउंडेशन बैचेस की या टीचिंग महापैक्स की जानकारी ले सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन में मैंने आपको नॉर्मल वो बातें बताई जो आपके लिए ज़रूरी थी। बाकी सारे टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ बारी बारी मिलते जाएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, जो जिसका सब्जेक्ट है उस हिसाब से अपना वो वीडियो देख ले। जैसे मैं सोशल साइंस कराता हूँ, तो सोशल साइंस की एक डिटेल्ड एलिजिबिलिटी, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, किस तरह का पेपर पैटर्न होता है, प्रीवियस ईयर का पेपर क्या हुआ, ये सब उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।